वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखो वॉइड एग्रीमेंट आया ना, कई बुक में वॉइड एग्रीमेंट दे ही नहीं रखा होता है। मैंने कहाँ पढ़ा था अभी, सबसे स्टार्टिंग पढ़ा था ना, ये रहा। वॉइड एग्रीमेंट की बात कर रहा है और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, सॉरी, इन दोनों की बात कर रहा है। तो इन दोनों में जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं तो उसके बेस पे आप इसका आंसर दे सकते हैं। बस हमें क्या पॉइंट वाइज चीजों को अलग अलग करके समझना है ताकि हम पॉइंटर्स लिख सके पेपर में। जैसे कि अगर मैं बात करूं वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या पढ़ा था हमने कि वो एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग से ही गलत है, वॉइड है, अमान्य है, इनवैलिड है, ये सारे शब्द पढ़े थे हमने स्टार्टिंग से ही। क्या एग्जांपल लिया था कि अगर कोई माइनर के साथ एग्रीमेंट कर रहा है, माइनर यानी जो बच्चा काम करने के लिए लीगली बाउंड नहीं है, यानी उसके वो काम नहीं कर सकता। जैसे 14 साल के बच्चे को आप फैक्ट्री वगैरह में नहीं रह सकते, ये लॉ है, लेबर लॉ है, नहीं रह सकते। तो अगर उसके साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया तो वो तो स्टार्टिंग से ही गलत है, वो इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट ही इन्फोर्सिबल नहीं है, इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा, एग्रीमेंट ही इन्फोर्सिबल नहीं है, तो हो गया वॉइड एब इनिशियो, यानी स्टार्टिंग से ही जो गलत हो। तो वॉइड एग्रीमेंट जो होता है वो स्टार्टिंग से ही गलत होता है। वॉइडेबल क्या होता है? व्हेन मेड एंड कंटिन्यूज टू रिमेन वैलिड। देखो वॉइडेबल में क्या था, एक पार्टी तो ठीक है, दूसरी पार्टी गलत होती है। मतलब हमने क्या एग्जांपल लिया था कि एक ने दूसरी ए ने कोर्शन करके धमकी देके बी से बोला कि तू अपना घर मुझे 50 लाख का है तो 1 लाख में दे दे, और बी ने दे दिया। ठीक है, बी ने घर दे दिया। अब ये किसी कोर्ट को तो पता ही नहीं है, कोर्ट में कहीं पे लॉ में पुलिस में किसी को पता नहीं चला ना, तो अभी तक तो ये वैलिड है। लेकिन बी कल को जाके इसके खिलाफ आवाज उठाता है या फिर कोर्ट में जाके केस करता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा धोखा हुआ, जबरदस्ती हुई है, तब ये वो क्या बन जाएगा, बाद में जाके इनवैलिड बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा बाद में। अगर बी आवाज उठाता है तब, अगर उसने चुपचाप 1 लाख रुपए रख लिया अपना शांति से चला गया तो किसी को क्या पता, वो वैलिड तो था ही ना, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया था, पेपर पे साइन कर दिए थे। सेकंड, व्हेन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मिसिंग, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज मिसिंग। वॉइड एग्रीमेंट में लॉ की एनफोर्सेबिलिटी मिसिंग होती है, तभी तो वो वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। वॉइड एग्रीमेंट में हमने यही चीज पढ़ी थी, देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। वही वाला एग्जांपल आपका माइनर वाला कि आप छोटे बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसको अपनी फैक्ट्री में मजदूरी के लिए नहीं लगा सकते। स्टार्टिंग से ही एग्रीमेंट की इन्फोर्सेबिलिटी की बात कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बनने की इन्फोर्सेबिलिटी की बात नहीं कर रहा। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जबकि मैंने अभी बताया भी था आपको, बट मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता जाऊंगा। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी पार्टी, इट कंटिन्यूज टू बी इन्फोर्सिबल इफ, देखो इफ आ गया, इफ अग्रीड पार्टी, अग्रीड यानी जो सेकंड वाली पार्टी जिसने मान ली है बात, डज नॉट रेपुडिएट। रेपुडिएट का मतलब क्या हो गया, जो उसके खिलाफ नहीं जा रहा, कल को उस चीज के खिलाफ जो उसके साथ धमकी हुई है, जोर जबरदस्ती हुई है, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा अगर, तब तक ये इन्फोर्सिबल ही माना जाएगा। तब तक देखो इफ अग्रीव्ड, अग्रीव्ड की स्पेलिंग गलत है, ये अग्रीव्ड है दोस्तों। ठीक है, देखो यहां पे आ गया ना इफ, अगर वो गया ही नहीं दूसरा बंदा, उसने चुपचाप घर में बैठ गया, ठीक है अगर मैंने कुछ आवाज उठाई तो कल को मेरे साथ कुछ और भी गलत हो सकता है, मेरे को जान से मार सकता है, ऐसा होता है, रियल वर्ल्ड में भी ऐसा होता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया भी था, वो जमीन वाला एग्जांपल लिया था कि बहुत सारे डीलर क्या करते हैं कि कोई दूर दराज गांव के इलाके में या फिर शहरों के जो सबर्ब्स होते हैं यानी बॉर्डर इलाके होते हैं, वहां पे जाकर जमीन काटना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि पता चला कि वो जमीन अप्रूव्ड ही नहीं है गवर्नमेंट से, और जितना पैसा आया वो लेके भाग जाते हैं या फ्रॉड कर देते हैं, या कोई आता है उनसे मांगे तो धमका के भगा देते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता। दिस इज रियलिटी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी डज नॉट एक्वायर एनी राइट। यहाँ पे थर्ड पार्टी का मतलब ही नहीं बनता। अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाए या एग्रीमेंट बनाए तो पहले से ही गलत है, वो उन दोनों के बीच का एग्रीमेंट गलत है, तो इसमें सी आगे क्या करेगा, सी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ना, हाँ वॉइडेबल में हमने क्या एग्जांपल लिया था एक, कि ए ने बी को घर बेचा,
मतलब ए ने जबरदस्ती बी का घर खरीद लिया और बी ने बेच दिया, लेकिन 6 महीने बाद जो ए ने खरीदा था बी से, उसको किसी सी को बेच दिया ए ने, तो बी अब 6 महीने के बाद आके अपनी बात नहीं कह सकता। यहाँ पे सी थर्ड पर्सन आ गया, लेकिन इसमें पहले वाले में थर्ड पर्सन का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये तो पहले से ही गलत है, स्टार्टिंग से, वेरी बिगिनिंग इट इज वर्ड अब इनिशियो। इसमें बात आती है थर्ड पार्टी हु परचेसेस गुड्स इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रेपुडिएट एक्वायरिंग गुड टाइटल ऑफ दोज गुड्स। क्या बोल रहा है सर? आ जाते हैं वापस। देखो हमने जो पढ़ा है तो उसी का मतलब हम समझ रहे हैं। ये आ गया आपका, ये था ना, देखो वॉइडेबल। इसमें थर्ड पार्टी क्या थी? एक्स ने वाई से जबरदस्ती माल कह रहा हूं घर खरीद लिया। उसके बाद 6 महीने तक वाई ने कोई आवाज नहीं उठाई। 6 महीने के बाद इस एक्स ने जेड को बेच दिया यही घर। अब 6 महीने के बाद अगर वाई आएगा ना, इसको बेचने के बाद, जेड को बेचने के बाद वाई आया, देखो यहाँ पे कि भाई तुमने जो घर खरीदा है ना, ए ने, एक्स ने ना मुझसे जबरदस्ती खरीदा था, मुझे कम पैसे देके खरीदा था मेरा घर। या फिर थाने में जाता है, कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट कहेगा तब तू कहां था 6 महीने से, कहां सो रहा था? कोर्ट ऐसे बोलेगी कि कहां थे भाई आप। ठीक है, तो जेड को अगर ये नहीं पता था, देखो गुड फेथ वाला वर्ड लिखा है, गुड फेथ, यहां पे दिखा देता हूं मैं आपको। इफ आई डिसाइड टू अवॉइड 1 लाख, कहां गया वो पॉइंट? गुड फेथ वाला नीचे ही है, रुकिए दिखाता हूं मैं पहले आपको। जो जेड था हमारे एग्जांपल, उसने क्या बोला है? वो बंदा थर्ड पर्सन बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रेपुडिएट एक्वायर द गुड्स टाइटल टू दोज गुड्स। सर ये तो टेक्निकल लाइन हो गई सर, आप आसानी से समझाइए ना। वापस आ जाते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा और समझ लेते हैं। जेड ने गुड फेथ का मतलब क्या है? जेड को ये नहीं पता था कि एक्स ने ये धमकी वमकी दे के वाई का घर खरीदा है। जेड को अगर नहीं पता था तो वो तो बेचारा आया, उसको लगा जेड आया, जेड को लगा एक्स तो बहुत अच्छा इंसान है, इसके पास प्रॉपर्टी है, ये तो मुझे ना जो 50 लाख की प्रॉपर्टी है ना, ये तो मुझे 20 लाख में दे रहा है, जबकि उसने तो किसी से धमकी देके 1 लाख में खरीदी थी। जेड को ये पता ही नहीं है, उसको लगा भला आदमी है, चलो जी दे रहा है। इसको कुछ नहीं पता था, गुड फेथ में उसको लग रहा था सब कुछ ठीक है। और अगर इसने खरीद लिया तब ये वाई आके नहीं कर सकता इसके ऊपर कुछ भी केस या नहीं सुनवाई करवा सकता। लेकिन 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 ये लॉ में देखो ढंग से मेंशन नहीं है, लेकिन देखो होता क्या एक्चुअली में। अगर जेड को पता था और एक्स और जेड ने मिलकर सारा जो ऊपर कर्म है ये किया था, धमकी वमकी देने का, एक्स से बाद में जेड ने खरीद लिया था और जेड को पता था कि ये जबरदस्ती खरीदा हुआ घर है, उसके बाद भी जेड इससे खरीद लेता है एक्स से, तब वाई आके चैलेंज कर सकता है कोर्ट में। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, नहीं भी ध्यान रखोगे तो भी चलेगा, आपके पेपर में इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज मार्क कर दूं आपके समझने के लिए, इन गुड फेथ, जो क्या वर्ड लिखा है? गुड फेथ। चलिए अगला, इफेक्ट ऑफ लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। देखो वही चीज आ गई, इवन द, बताता हूं वही बात क्यों आ गई। इवन ऑन द एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम इट कैन नॉट बिकम वैलिड। भाई वर्ड एग्रीमेंट में तो क्या है, क्या वो आपने वर्ड एग्रीमेंट कर लिया चाहे 6 महीने बाद, साल भर बाद, वो तो गलत का गलत था ही ना, वो तो जब बना था तभी गलत था, तभी वॉइड था। लेकिन वॉइडेबल में ऐसा नहीं था। वॉइडेबल में हमने अभी जस्ट पढ़ना 6 महीने वाली बात, दोबारा आ जाओ, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ये देखो जेड को कुछ नहीं पता था, जेड ने एक्स से अगर खरीद लिया था घर 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के बाद अगर वाई आएगा, 6 महीने क्या हो गया? टाइम फ्रेम हो गया, यानी कुछ समय तक ही तो उसकी बात मानी जाएगी ना। अगर वाई आ रहा है 10 साल के बाद उठ गया कि मेरा घर इसने खरीदा था, ये वो, तो वो लीगल क्या कहना, सिविल लॉ में नहीं जा सकता, वो फिर क्रिमिनल लॉ में जाएगा। मैं उस बात में नहीं घुसना चाहता, बस एक हल्का सा हिंट दे रहा हूं। हो तो सकता है, लेकिन वो नॉर्मल हम जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं ना, इस एक्ट के तहत वो कोर्ट में जाके अपनी बात नहीं कर सकते। तो यानी यहां पे हमारे पास वाई के पास कितना टाइम बचा था? 6 महीने। 6 महीने यानी वाई के पास कितना टाइम बचा था? उतना टाइम बचा था जितना एक्स किसी और को वो प्रॉपर्टी जब तक ना बेच दे। हमारे एग्जाम्पल में हमने 6 महीने लिए थे, ठीक है, वो यही बात कह रहा है। क्या? ऑन एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम। हमारे केस में रीजनेबल टाइम क्या था? 6 महीने, यानी जब एक्स किसी और को बेच दे तब तक वैलिड रहता है। हाँ सॉरी, क्या बोल रहा है? ऑन एक्सपायरी ऑफ रीजनेबल टाइम इट मे बिकम वैलिड, यानी एक समय के बाद, वो समय अगर बीत जाता है उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना था, जो अग्रीमेंट बना था, वो वैलिड माना जाएगा। क्यों?
इफ अग्रीव्ड पार्टी यानी हमारे केस में वाई डज नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट विद इन रीजनेबल टाइम, यानी वाई कोर्ट के पास वो 6 महीने में नहीं जाता तो 6 महीने के बाद वाई नहीं जा पाएगा और जो एक्स ने जेड को भेज दिया वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। लास्ट, डैमेजेस। द क्वेश्चन ऑफ डैमेजेस डज नॉट अराइज। भैया जब अग्रीमेंट ही गलत था, स्टार्टिंग से गलत था, तो किसी भी पार्टी का नुकसान हो किसी को भरने दूसरे को भरने की जरूरत नहीं है। डैमेजेस यानी नुकसान भरना। इसमें क्या है, अग्रीड पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस। ये जो अपना वाई था बेचारा, ये वाई था, अगर ये 6 महीने के अंदर ही कोर्ट के पास चला जाता, कोर्ट से बोलता, गुहार करता कि भैया जज साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को ऐसा बंदूक की नोक पे रख के इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, मैं आज आपके सामने आऊं, तो 6 महीने में अगर केस खोल दिया इसने, चला गया, तो कोर्ट क्या बोलेगा, एक्स को डांटेगा, धमकाएगा कि तू इसके पैसे वापस कर, ठीक है, सॉरी इसको इसकी प्रॉपर्टी वापस कर, और इसका जो नुकसान हुआ है यानी 6 महीने तक ये किसी कहीं और बेचारा कहीं दर दर भटक रहा था, कहीं किराए पे रह रहा था अपना घर छोड़ के, वो किराए के पैसे भी दे, यानी जो वाई को घाटा हुआ, डैमेजेस हुए हैं, नुकसान हुआ है एक्स्ट्रा, घर तो देगा ही देगा कोर्ट के कहने पे, और जो इसके नुकसान हुए हैं ना वो भी पे करेगा। सर आप तो कुछ ज्यादा ही टेक्निकल जा रहे हो, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ चीजें ऐसा करवाऊंगा नहीं ना तो आपको याद नहीं रहेंगी लॉन्ग टाइम में। नेक्स्ट, लास्ट, डिफरेंस बिटवीन वॉइड अग्रीमेंट एंड इलीगल अग्रीमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा था, वॉइड अग्रीमेंट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वॉइड अग्रीमेंट एंड इलीगल अग्रीमेंट। ठीक है सर, मीनिंग देखो सिंपल है, मीनिंग तो बता ही दिया, वो तो स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, विच इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज वॉइड। यहां पे डेफिनेशन बोल दी, आप चाहो तो आप ये लाइन ही बोल सकते हो, वॉइड एब इनिशियो वाली भी। मतलब जो भी डिफरेंस आपको उन दोनों चीजों के बीच में आ रहे हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, इलीगल के वॉइड के, तो उनको जो भी अलग अलग डिफरेंसेस आपके दिमाग में आ रहा है आप वो पेपर में लिख के आओगे। हो सकता है कि आपकी बुक में ना हो, लेकिन आपका अगर दिमाग चल रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा लिख भी सकते हो इन ऐसे टॉपिक्स में। इलीगल एग्रीमेंट में क्या था, अग्रीमेंट विच इज इलीगल ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट ही इलीगल था। देखो वॉइड एग्रीमेंट क्या था, ये तो स्टार्टिंग से ही गलत था, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट में क्या था कि वो जो ऑब्जेक्टिव है वो गलत है, यानी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तो किया, मतलब एग्रीमेंट तो किया, लेकिन गलत काम के लिए किया। यहां पे क्या है, वॉइड एग्रीमेंट में क्या है कि उन्होंने स्टार्टिंग से ही गलत चीज कर ली, मतलब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सॉरी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसी अनसाउंड माइंड जो दिमाग से सही नहीं है उसके साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो वो बन गया स्टार्टिंग से ही वॉइड, गलत। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव है यानी जो काम है, जैसे चलो एग्जांपल लेता हूं, दोनों में डिफरेंस कैसे समझ में आएगा आप समझो। यहां पे मान लो माइनर के साथ अग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, माइनर के साथ यानी आपकी कोई दुकान है, आपने किसी 14 साल से नीचे के बच्चे को काम पे रख लिया, ठीक है, वर्क इन ऑफिस ऐसे कर देता हूं, चलो मैं फैक्ट्री होना चाहिए वैसे तो, फैक्ट्री ऐसे लिख लूं। अब एक बात बताओ, क्या फैक्ट्री में काम करना, फैक्ट्री के अंदर काम करना इलीगल है? नहीं जी, फैक्ट्री में काम करना तो इलीगल नहीं है, राइट। तो यहां पे डिफरेंस ये है, माइनर के साथ एग्रीमेंट करना स्टार्टिंग से ही वॉइड हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। लेकिन इलीगल में क्या दोस्त, जो आपका ऑब्जेक्टिव है यानी जिस काम के लिए आप एग्रीमेंट करने वाले हो, कर रहे हो, वो काम ही गलत है। हमने क्या एग्जांपल लेता, किसी को धमकाना, किसी को जान से मारने के कॉन्ट्रैक्ट देना, ऐसे एग्जांपल हमने ऊपर पढ़े थे, वो आपकी बुक की एग्जांपल है, मैंने नहीं बनाए, ठीक है। वो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ही गलत है, तब माना जाएगा वो इलीगल। आई थिंक इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पे ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि ठीक हो, यहां पे ऑब्जेक्टिव ही गलत है। चोरी करना, किसी को मारना पीटना, ठीक है, किसी की जमीन हड़प लेना, ये सब क्या हो गया, इलीगल हो गया। अब स्कोप देखते हैं, ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी इलीगल। देखो वही बात आ गई ना, वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है कि वॉइड एग्रीमेंट हो लेकिन वो इलीगल ना हो। सेम एग्जांपल फॉलो कर रहा है अगले पे भी, फैक्ट्री में काम करना इज नॉट इलीगल, लेकिन माइनर से फैक्ट्री में काम करना इज वॉइड एग्रीमेंट। तो
तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल था ना, ये माइनर वाला, इसमें क्या था, ये वॉइड है लेकिन ये इलीगल नहीं है। फैक्ट्री में काम करना कोई इलीगल नहीं, जो ऑब्जेक्टिव है वो इलीगल नहीं है। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। इलीगल एग्रीमेंट भी वॉइड होता है। किसी को मारने का, ये सब जो होता है, धमकाने का, ये सब काम इलीगली तो हुआ, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही गलत है। वॉइड ab initio, दो वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड ab initio, सम टाइम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मे बिकम वॉइड सब्सिक्वेंटली। क्या बोल रहा है कि हो सकता है, वैसे तो वॉइड ab initio होता है, वैसे तो होता है, वैसे एक्स्ट्रा लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट जो होता है वो वॉइड ab initio होता है, वॉइड एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही गलत होता है, लेकिन कभी कभी सम टाइम कोई कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने क्या पढ़ा था, देखो उसने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, वैसे आप इसको काट सकते हो। कभी कभी क्या होता है, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बाद में जाकर वॉइड बन जाता है। दो बातें बोल रहा है इसमें, दोबारा समझो। माना कि, वैसे माना कि नहीं होता, दो का मतलब होता है वैसे कि वॉइड एग्रीमेंट तो देखो स्टार्टिंग से गलत होता है, लेकिन कभी कभी, यानी वॉइड एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, गलत होता है, लेकिन कभी कभी कुछ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, बाद में जाके गलत हो जाते हैं। कौन सा एग्जांपल लिया था इसमें, ऊपर एग्जांपल क्या था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अभी वापस आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़ा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने ऊपर से बहुत सारे पॉइंट पढ़े थे, वो सारे पॉइंट्स में से कोई चीज स्टार्टिंग में तो थी, जैसे कि मान लो कंपिटेंट पार्टी, कोई सिंपल सा लेते हैं, फ्री कंसेंट भी नहीं, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए था, कहीं पे लिखा ना हो कि वो वॉइड है। मान लीजिए स्टार्टिंग में जो दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने 4 घर वाला एग्जांपल लिया था अभी, वो वाला एग्जांपल यहाँ फिट बैठेगा। आपने किसी पार्टी से अग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तेरे 6 महीने में तेरे 4 घर खरीदूंगा, है ना, कि मैं आपके 4 घर खरीदूंगा 6 महीने में। लेकिन 2 महीने बाद गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ गई, कोई लॉ बन गया कि भैया एक बंदा पर्सनल अपने नाम से 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। तो वो 2 महीने तक तो वैलिड था ना, 2 महीने के बाद जब लॉ चेंज हो गया तब वो वॉइड बन गया, सही बात है। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट तो वॉइड ab initio रहेगा ही रहेगा, इलीगल एग्रीमेंट हमेशा ही गलत होगा। पनिशमेंट, पार्टीज आर नॉट एक्सप्रेस्ड पनिशमेंट इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। देखो वॉइड एग्रीमेंट में पनिशमेंट की बात ही नहीं होती, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट आपने एक कागज पे लिख लिया, एक दूसरे से कोई बात कर रखी है, आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट पहले आपको फटकार कि बेटा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है। ये कागज पे लिखने से थोड़ी ना कुछ होता है। एग्रीमेंट आपका वॉइड एग्रीमेंट है ना, स्टार्टिंग से ही गलत है। वो तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए प्रॉपर आपने उसके पेपर बनाए हो, कागज बनाए हो, तब बनता कॉन्ट्रैक्ट। ये एग्रीमेंट ही आपका वॉइड है, तो कागज वागज की कोई बातें नहीं आती। तो पार्टीज तो जब केस जाएगा ही नहीं आगे, तो पनिशमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट, इफ पार्टी हैज डन समथिंग एक्ट विच इज इलीगल, इमोरल, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ही मे बी पनिश्ड। अब वही मारने वाला एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा कि सी को मार दो, बी ने मार दिया सी को, ठीक है। अब इसमें एक बात बताओ, अब आप कहोगे सर दोनों ने एग्रीमेंट तो बनाया नहीं था, कागज पे तो लिखा नहीं था, तो क्या बी को सजा नहीं होगी? अगर ये केस खुलता है, पुलिस इंक्वायरी करती है, तो बी को जरूर से जरूर सजा मिलेगी ना, क्योंकि उसने काम ही गलत किया है, ऑब्जेक्ट ही गलत है, ऑब्जेक्ट ही गलत है, ठीक है। तो वापस इसको देख लेना जहां भी डाउट है, क्योंकि मैंने इसको कई बार रिपीट किया है। चलिए, तो यहां हो गया हमारा ये खत्म। नाउ एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, यहां से था ना हमारा, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो भी आज हमने पढ़ा है क्लास में। चलिए, तो आज हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो हमारे बेसिस थे, 3 बेसिस थे, बेस्ड ऑन वैलिडिटी, बेस्ड ऑन क्रिएशन एंड बेस्ड ऑन इट्स एग्जीक्यूशन। तो बेस्ड ऑन वैलिडिटी या फिर इन्फोर्सिबिलिटी, कोई भी वर्ड आपको दोनों वर्ड ध्यान में रखने अपने दिमाग में। हमने पढ़ा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं वो सब उसमें हो, और वो चाहिए कि कौन कौन सी चीज चाहिए होती है वो हमने फर्स्ट क्लास में देखा था। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है स्टार्टिंग से ही। आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है सही हो, लेकिन वो स्टार्टिंग से गलत किया आपने, यानी कोई ना कोई जो माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। या फिर क्या इसका एग्जांपल ले सकते हैं, एक और वर्ड ab initio का,
हाँ, आपने अनसाउंड माइंड के साथ, यानी जो दिमागी रूप से सही नहीं है उसके साथ अग्रीमेंट कर लिया, तो ये सारी जो चीजें ये स्टार्टिंग से ही गलत है, वॉइड एब इनिशियो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या समझा था कि भैया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट विच वाज वैलिड व्हेन एंटर्ड, कि जब बना था तब तो ठीक था। इस पर हमने घर वाला एग्जांपल लिया था कि एक बंदे ने दूसरे बंदे से क्या कहा कि मैं आपके 4 घर खरीदूंगा अगले 7 महीने में, 6 महीने में, साल भर में। 6 महीने मान लेते हैं, लेकिन 2 महीने बाद गवर्नमेंट का लॉ आ गया, अभी पढ़ा हमने, 2 महीने बाद गवर्नमेंट का लॉ आ गया कि भैया कोई एक बंदा अपने नाम से 2 से ज्यादा घर नहीं खरीद सकता। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा बनता है बच्चे को समझने के लिए। तो 2 महीने बाद वो जो पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था वो इनवैलिड हो गया। और इसका हमने आपकी बुक वाला एग्जाम्पल क्या पढ़ा था कि एक्स ने ऑफर करा वाई को कि मुझसे शादी करोगी, वाई ने कहा हाँ, एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन बाद में बेचारे वाई की डेथ हो गई, तो जब उसकी डेथ हुई उसके बाद ये जो दोनों के बीच में अग्रीमेंट था, ये तो क्या अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट था, ये तो इनवैलिड हो गया ना, वॉइड हो गया। वो होते हैं हमारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक पार्टी की तरफ से तो वैलिड होते हैं लेकिन दूसरी पार्टी की तरफ से वॉइडेबल होते हैं। यानी दूसरी पार्टी जब तक उसके खिलाफ शिकायत ना कर दे तब तक वो वैलिड ही माने जाएंगे, उसकी तरफ से एक तरह से वॉइडेबल रहेगा। वॉइडेबल मतलब कि अभी उसने वॉइड नहीं बना, अभी वो बंदा चुपचाप है। प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल लिया था हमने कि जब तक वो चुपचाप है, जब तक ये चुपचाप है तब तक वैलिड माना जाएगा, लेकिन वाई जिस दिन कोर्ट के पास चला गया उस दिन ये वॉइड बन जाएगा। यानी वाई जब तक नहीं गया कोर्ट पे तब तक ये वैलिड माना जाएगा और वॉइडेबल माना जाएगा कि वो कोर्ट के पास जा सकता है, वॉइडेबल है, गलत के लिए वो आवाज उठा सकता है, वॉइडेबल, वॉइड नहीं, वॉइडेबल। ठीक है, अगला इलीगल। इलीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होते हैं दोस्तों जो कि जिनका ऑब्जेक्टिव ही गलत होता है, यानी वो काम ही गलत है, बस काम के लिए एग्रीमेंट करना है तो वो काम की बात कर रहा है, वो ही गलत है, तब माना जाएगा वो इलीगल। जैसे किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देना, यानी किसी को मारना ही गलत है, कॉन्ट्रैक्ट तो बात की बात है ना यार, किसी को मारना जो ऑब्जेक्टिव वही गलत है। इसमें एक और पॉइंट हमने समझा था, इफेक्टिव ऑफ कोलेटरल एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या था, अब टेक्निकल वर्ड पे मत जाइए, यहां पे आइए। इसका मतलब क्या था, एक्स ने वाई को कॉन्ट्रैक्ट दिया जेड को मारने का, लेकिन एक्स ने उधार पे लेके दिया और उधार भी उधार जो दे रहा है एक्स को, इसको ही पता है, भाई डब्ल्यू को ही पता है कि एक्स ने ना जो मुझसे उधार ले रहा है 1 लाख रुपए, ये किसी को मारने के लिए देगा, किसी की सुपारी देने के लिए मुझसे उधार ले रहा है। अगर इसको पता है तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो इन दोनों के बीच में हुआ 1 लाख रुपए लेने का, ये भी इनवैलिड माना जाएगा, ये भी गलत होगा, ये भी वॉइड होगा, इलीगल होगा, सॉरी इलीगल होगा तो फिर वॉइड बन ही जाएगा। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि इनफोर्सेबल नहीं है, जिसमें कोई ना कोई कमी रह गई है। अगर कोई ना कोई कमी रह गई है तो वो फिर कोर्ट के सामने आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था इसमें, कुछ चीजों के लिए, ये देखो आर्बिट्रेशन का मतलब समझा था हमने, कोर्ट में सुनवाई। कुछ चीजों के लिए अग्रीमेंट होना जरूरी है। जैसे घर खरीदते हो तो आप सेल डीड देखोगे, स्टैम्प पेपर पे पूरा का पूरा उसकी रजिस्ट्री करवाओगे, ठीक है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर वही आपने नहीं बनवाए हैं तो क्या आप कोर्ट के पास जाके शिकायत कर सकते हो? कोर्ट कहेगा भाई आपके पास कागज कहाँ है, ठीक है। तो अगर कुछ भी कमी होती है कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ वैलिडिटी की कमी भी होती है, तो भी वो अनइनफोर्सेबल माना जाएगा। अगला हम जानते हैं टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन इट्स क्रिएशन एंड फाउंडेशन। पहला एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ओरल भी हो सकते हैं, यानी जो मुंह से बोल के भी हो सकते हैं, और लिखित में भी हो सकते हैं, यानी रिटर्न में भी हो सकते हैं। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बोल के और लिख के ना हुए हो, वो इंप्लाइड है कि ऐसा आपको करना ही करना है, इंप्लाइड है। जैसे कि हमने एग्जांपल किया था बस वाला एग्जांपल, ये मैंने बोला था कि यही एग्जांपल आपको हर जगह और सबसे सूटेबल एग्जांपल है। जैसे बस वाला एग्जांपल आपका, कि आप स्टैंड पे खड़े होते हो, बस आती है, आप चढ़ते हो, उसने ना बोला है आपको बैठने को, ना कुछ बोला, आप अपने मन से चढ़ते हो, और ये इंप्लाइड है। इंप्लाइड का मतलब समझना, ये इंप्लाइड है कि आप अगर चढ़े हो तो आप बस के टिकट लोगे, जहां भी आपको जाना उस हिसाब से आप टिकट खरीदोगे, उतने पैसे दोगे और टिकट आपको मिलेगी और आप उस जगह जाके उतर जाओगे। यहाँ पे किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं बोला, आप चढ़े, आपने टिकट ली,
ठीक है, और आपने टिकट लेके, इसका मूवी थिएटर का एग्जांपल भी ले सकते हो आप। थिएटर में क्या होता है, आप जाते हो टिकट काउंटर पर खुद से जाते हो, वो आपको बुलाता तो नहीं, ऑफर तो नहीं करता कि आके हमारे यहाँ मूवी देखो, नहीं ना, वो एक चीज जगह बनी हुई है, आप चुपचाप जाते हो, टिकट के पैसे देते हो, टिकट वो आपको मिलती है, आप मूवी थिएटर में जाके मूवी देखते हो, आ जाते हो। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बस ये इंप्लाइड है, किसी ने ऑफर नहीं दिया एक्सेप्टेंस में, बस इंप्लाइड है कि ऐसा आपको करना है। अब आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड, या फिर आप बोलो सो कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, इंप्लाइड में तो कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, यहां पर थोड़ा सा लीगैलिटी आ जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या एग्जांपल लिया था कि एक्स ने अब कुछ कुरियर किया कोई सामान किसी घर पे, जेड के घर पे, लेकिन वो गलती से जो कुरियर वाली कंपनी ना, उसने वाई के घर पे डिलीवर कर दिया, पड़ोस में किसी को दे दिया। उसको उस पड़ोस वाले ने वो एनवेलप खोला, देखा कि किसके घर के कागज है, अरे इसमें तो उसके सामने वाले पड़ोसी का एड्रेस लिखा हुआ है। तो वाई की जिम्मेदारी क्या बनती है, वो जेड को दे दे सामान। अगर वाई नहीं देता ना जेड को, तो ये इलीगल माना जाएगा, ये वैलिड नहीं माना जाएगा। वाई के ऊपर केस हो सकता है कि गलती से सामान इसके घर पे पहुंच गया था, तो इसने इसको दिया भी नहीं और एक्स को उसके पैसे भी नहीं दिए जो सामान आ गया। ठीक है, ई कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन बनते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट ई कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, फुल फॉर्म अगर मानोगे आप, ये क्या मतलब इलेक्ट्रॉनिक, यानी ऑनलाइन जो आप परचेजिंग करते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से, वो सब इसी में आ जाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस, देखो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन बोथ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। देखो एग्जीक्यूटेड यानी काम हो गया, क्यूटेड, ठीक है, जब दोनों पार्टियों ने अपना काम कर दिया, एक ने घर खरीद लिया, दूसरे ने पेमेंट कर दिया, तो हो गया एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटरी, एक पार्टी ने तो दोनों पार्टी अगर अपना काम नहीं करती, सिर्फ आपने एग्रीमेंट करके बैठ गए हो कि हाँ मैं 6 महीने बाद तेरा घर खरीदूंगा, उसके बाद मैं तेरे को पेमेंट करूंगा, यानी तेरे घर में एंट्री करूंगा 6 महीने बाद, तब पेमेंट करूंगा, तो वो अभी आज के टाइम पे ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। यानी ना उसने घर पे शिफ्ट किया जो घर खरीदा पहले वाले बंदे ने, और दूसरे वाले बंदे ने जिसका घर था उसको ना पेमेंट मिले, दोनों काम अभी पेंडिंग है, तब माना जाएगा एग्जीक्यूटरी। पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी, एक पार्टी ने अपना काम कर दिया, दूसरी पार्टी ने अपना काम नहीं किया, यानी एक पार्टी ने काम करके दे दिया, दूसरी पार्टी ने अभी पैसे नहीं दिए। मान लो अपने घर पे आपने सफाई का काम करवाया या फिर पेंट का काम करवाया, उसने पेंट तो कर दिया, लेकिन अभी आपने पैसे नहीं दिया, आपने कहा मैं तेरे को पैसा 4 दिन बाद दूंगा, ठीक है, तो तब तक वो 4 दिनों तक वो क्या कहलाएगा, पार्टली एग्जीक्यूटेड, पार्टली एग्जीक्यूटरी। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या था दोस्तों, अगेन यूनिलेटरल, वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन ईदर बिफोर और एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस वेयर अदर पार्टीज येट टू परफॉर्म। हमने क्या पढ़ा था, यूनिलेटरल और पार्टली, ये एक ही बात है, एक पार्टी ने अपना काम पूरा कर दिया, दूसरी पार्टी ने अभी काम पूरा नहीं किया, ठीक है, या तो आप इसको ऐसे बोल लो या इसको ऐसे बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है। लास्ट, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, कहां गया एग्जीक्यूटरी। बायलेटरल का मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी दोनों पार्टियों को अभी काम करना बाकी है। एग्जीक्यूटरी बोल सकते हो आप, बायलेटरल बोल सकते हो, टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी दोनों साइड ने अभी अपना काम पूरा नहीं किया, दोनों पार्टियों ने अपना काम पूरा नहीं किया। तो यहां पे होता है हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। एक बार आप इसको पूरा देखिए और एक खुद से रीड मारना, एक बार खुद से जरूर रीड मारना पूरा का पूरा चैप्टर, और तब आगे बढ़ना, क्योंकि इसके बेस पे आगे आने वाले चैप्टर, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, यहाँ क्लियर नहीं है, दोबारा जाके वीडियो देखो, नो प्रॉब्लम। ये वाला पहले जो ये फर्स्ट चैप्टर ना, इसको आप 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, तो और अच्छी बात है। ये जितना क्लियर होगा उसके आगे आपको चीजें उतनी आसान होंगी। एटलीस्ट पहली यूनिट, जो फर्स्ट यूनिट होगी ना, वो सब कुछ कनेक्टेड होगा पहले फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर के साथ। थैंक यू।